वीडियो नहीं है, ठीक है। पीओएम करके ढूंढेंगे तो बहुत सारे हैं। नए नए बच्चे बोल रहे हैं कि मैम, बच्चे ही बताते हैं कि मैम वीडियो नहीं अपलोड करती। ऐसा नहीं है, रोज ही अपलोड करते हैं। एवरी डे आपका क्लास खत्म होते ही आपको अपलोडेड वीडियो मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अपलोड होता है सारा वीडियो, बिल्कुल। मेरे तरफ से कोई शक मत रखिए अपने दिमाग में कि मैं नहीं करती हूँ। आपके लिए जितना कर सकती हूँ उतना तो करूंगी ही। आप पढ़े या ना पढ़े वो आपकी मर्जी, लेकिन सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चेक कर लीजिए। पीओएम या पीपीएम के नाम से करेंगे सर्च तो मिल जाएगा। बहुत जगह थंबनेल लगा हुआ है, बहुत जगह नहीं भी लगा हुआ है। लगाना एक्चुअली होता है, कभी कभी हड़बड़ी में नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं, अदरवाइज है, सारे वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगे, आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग ही हम लोग कर रहे थे, तो वहीं से शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस कहाँ तक हो गया है? 1 मिनट में किसी को हैंड रेज करो, कोई, मैं उसको अनम्यूट करूंगी। या सुमन, कहाँ तक हुआ था? मैम अकाउंटेबिलिटी तक हो गया था, अच्छा ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना था। ठीक है। अभी हम लोग बहुत शुरुआती दौर में ही है इसके, कोई बात नहीं। ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग को कैसे हम पहचानेंगे, क्या फीचर्स है ऑर्गेनाइजिंग के? सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइज आप तभी कर सकते हैं जब बहुत सारे लोग हो, उनके बीच में काम को डिवाइड करना हो। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कैसे डिवाइड करेंगे वर्क को? on the basis of individuals specific knowledge in a specific field, specific area, उनके पास जो स्पेशलाइज नॉलेज होता है उनको हम वो काम असाइन करते हैं। इसी तरह काम को क्या करते हैं, पहले हम एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई भी टास्क जो लगता है उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रेक करते हैं, एंड देन हम उसको वैसे लोगों में असाइन करते हैं, उस काम को एलोकेट करते हैं जो उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बेसिस है डिवीजन ऑफ वर्क का। ऑर्गेनाइजिंग करने का पहला स्टेप है डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन, यानी कि यू हैव डिवाइडेड डिफरेंट वर्क बिटवीन द स्पेशलिस्ट पीपल, जैसे कि एचआर, फाइनेंस, आईटी और मार्केटिंग, सबको आपने बांट दिया उनका स्पेसिफिक टास्क, लेकिन ये टास्क कोऑर्डिनेशन में होता है, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में। ऑल ग्रुप्स आर इंटरडिपेंडेंट। कोऑर्डिनेशन कहने का ये मतलब है जितने भी आपने स्पेसिफिक टास्क बांटे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो टास्क करने वाले तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या ग्रुप होंगे, लेकिन वो ग्रुप भी आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। और ये जो इनका और अंदर में आपस में भी इनका कोऑर्डिनेशन होगा, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो सीनियर अथॉरिटी है, मान लो कि फाइनेंस मैनेजर से हम लेके चलते फाइनेंस मैनेजर, उसके बाद सीनियर फाइनेंस मैनेजर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, उसके बाद डेप्यूटी फाइनेंस मैनेजर, ऐसे करके तो सारे में आपस में भी कोऑर्डिनेशन होगा। एंड फाइनेंस मैनेजर का प्रोडक्शन के साथ, एचआर के साथ, आईटी के साथ, इनके साथ भी कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है ना। तो ऑल वर्क्स आर इंटरनली एज वेल एज विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दे आर लिंक्ड, इंटरकनेक्टेड, एंड कोऑर्डिनेशन होता है जिससे कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट होता है। प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, इसका मतलब सिंपल है। प्लूरल का मतलब जैसे होता है बहुवचन, एक से अधिक, उसी तरह प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन का मतलब है कि ये वहीं पे संभव है जहां पे ज्यादा लोग होंगे। क्योंकि आप डिवीजन ऑफ वर्क कब करेंगे? जब आपके साथ कोई होगा शेयर करने वाला, तभी तो आप उसके साथ शेयर करेंगे वर्कलोड। जब वन मैन शो होना है, जब एक आदमी को ही सारा काम करना है, देन देयर इज नो डिवीजन ऑफ वर्क, राइट। तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन हो भी नहीं सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अधिक लोगों का होना, मेनी पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल का होना जरूरी है, तभी आप काम को डिवाइड कर पाओगे, डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे और सिस्टमेटिक वे में उसको खत्म कर पाएंगे, ठीक है। प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन समझ में आया? इसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके लिए एक डिमांड है कि देयर शुड बी मोर देन वन पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जिसके बीच में आप काम को डिवाइड करेंगे। यस नीरज? मैम प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन का एक एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। हाँ, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन का सिंपल एग्जांपल है, जैसे तुम्हें एग्जाम देना है तो उसमें तुम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो। एग्जाम सिर्फ नीरज को ही जाकर के देना, उसके बदले में कोई हेल्प नहीं कर सकता, राइट। लेकिन अगर नीरज को किसी की कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना है तो सो मेनी पीपल कैन हेल्प नीरज, राइट। क्योंकि अगर आपको परचेजिंग करना है, घर में डेकोरेशन करना है, सामान अरेंज करना है, गेस्ट के लिए कार्ड्स बनाने हैं या इनविटेशन भेजना है, तो इसमें तो आप हेल्प ले सकते हो ना। इसमें हेल्प तब ले सकते हो जब तुम्हारे घर में या तुम्हारे नेटवर्क में एक से अधिक लोग रहेंगे,
तभी तो दे विल कम फॉरवर्ड एंड हेल्प यू, राइट नीरज? अगर तुम एकल हो, सॉलिट्यूड हो, तुमको किसी से कोई मतलब नहीं, या फिर तुम एक तरह से कह दो कि सोशल नहीं हो, ठीक है ना, सिंगल अपने आप में मस्त रहने वाले सेल्फ सेंट्रिक टाइप के हो, तो नोबडी विल हेल्प यू, क्योंकि तुमने कभी अपने आप को सोशलाइज किया ही नहीं, ग्रुप का मेंबर रखा ही नहीं। तो कोई काम अगर एक अकेले किसी को करना है, राइट, तो वो आपका इंडिविजुअल टास्क है, उसको आप डिवाइड नहीं करेंगे। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और आपको काम डिवाइड करना है, बाकी लोगों में भी बांटना है, तो बाकी लोगों में बांटने के लिए लोगों का होना तो जरूरी है ना। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा? किसके बीच में बांटोगे नीरज या उज्जवल? No. मैम जो फर्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क, और ये जो थर्ड पॉइंट प्लेरिटी ऑफ पर्सन, ये दोनों सेम ही लग रहा है। नहीं, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब हुआ कॉम्प्लिकेटेड टास्क इज डिवाइडेड इनटू सिंपलर टास्क एंड देन असाइन्ड टू द स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने काम को डिवाइड किया। अब ये होता है आप एलोकेट काम को कर रहे हो, काम की जिम्मेदारी मैं उज्जवल को दे रही हूँ, सेतु को दे रही हूँ, नीरज को दे रही हूँ, सुमन को दे रही हूँ, तो ये सब लोग रहेंगे तब तो मैं दूंगी, ये लोग सब छुट्टी पे है, किसको दूंगी, राइट? मुझे अकेले ही करना है। अभी समझ में आया? ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बेसिक फीचर है कि वहां पे अधिक लोगों का होना जरूरी है ताकि आप काम Yes, को ma'am. डिस्ट्रीब्यूट कर सको डिफरेंट लोगों नहीं के करना बीच में। यस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। यस, ऑर्गेनाइजेशन जब भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ बोल रही हूँ तो अपने दिमाग से निकाल दो कोई बिल्डिंग, कोई कंपनी, कोई फर्म, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ। व्हेनेवर राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ब। मैं शुरू में ही बोलती कि एक वर्ब के रूप में हम यूज कर रहे, काम के रूप में यूज कर रहे। दिस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सर्टेन टास्क, ठीक है। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि इस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए एक कॉमन ऑब्जेक्टिव का होना जरूरी है, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर एंड दे ऑल आर पुटिंग एफर्ट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। इसको आप डिवीजन ऑफ वर्क नहीं कह सकते, क्योंकि ये कॉमन पर्पस से इकट्ठा नहीं हुआ है, एक गोल को अचीव करने के लिए एक साथ नहीं आए। तो जब तक उस ग्रुप ऑफ पीपल का, बहुत सारे जो लोग आए हैं, जब तक उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा तब तक आप उनके बीच में डिवाइड नहीं कर पाएंगे टास्क को, ठीक है। इसीलिए कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ होता है ये। वेल डिफाइंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ थोड़ा कम भी समझ में आएगा तो धीरे धीरे ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेल डिफाइंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे लोग हैं और सबको टास्क डिवाइड कर दिया, टास्क डिवाइड करने के साथ ही एक और डिवीजन हो जाता है कि कौन किसका सीनियर है, होगा या नहीं होगा। सपोज करो यहाँ पे सबको अपना अपना जॉब रोल पता है, इस कॉलेज में जॉब रोल, अपना जॉब डिस्क्रिप्शंस जानते ही मुझे पता चल गया ना कि who else are my bosses and who else are my junior, right? मैं किसको रिपोर्ट कर सकती हूँ, who can ask me कि ये दिखाइए, वो दिखाइए, हुआ है या नहीं, वो हुआ है नहीं, और फिर मैं किससे पूछ सकती हूँ कि आप अपना ये दिखा दीजिए, वो दिखा दीजिए। दैट मीन्स कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको बोलते हैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रक्चर। लास्ट लाइन भी है कि स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले डिसाइड होता है व्हेन यू डिवाइड द वर्क, व्हेन यू डिवाइड द टास्क, और वैसे में पता चल जाता है कि कौन मेरा सीनियर है और कौन मेरा जूनियर है, किसके पास कितनी ऑथोरिटी है और किसके पास कितनी जिम्मेदारी है। ऑब्वियसली उन्हीं के पास अधिक ऑथोरिटी होगी जिनकी जिम्मेदारी हमसे अधिक होगी। समझ में आया? अगर जिम्मेदारी कम होगी तो उनके पास फ्रीडम, ऑथोरिटी का मतलब समझ लो फ्रीडम, पावर, डिसीजन मेकिंग का पावर होना, या फिर डिस्क्रिशन, यानी अपने इच्छा को भी कभी कभी वो अपने इच्छा से भी कोई डिसीजंस ले सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। ऑथोरिटी मींस आपको हर तरीके से इनेबल करना सो दैट कि आप गिवन टास्क को कंप्लीट कर सके। तो आप वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी डिवाइड हो जाता है काम के साथ ही। आपको जितना बड़ा ड्यूटी दिया गया है, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसी हिसाब से आपको ऑथोरिटी मिलती है ताकि आप अपने काम को परफॉर्म कर सके और ऑथोरिटी को मिस यूज ना करें। समझ में आया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। ये स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप कैसे बनता है? जैसे हमारे फैमिली में रिलेशनशिप का एक स्ट्रक्चर बनता है, दादा परदादा, उसके बाद पापा, उसके बाद चाचा, उसके बाद बच्चे, उसके बाद उसके छोटे छोटे बच्चे। मीन्स की एक हायरार्की बना, एक स्ट्रक्चर दिखता है आपको अपने फैमिली में, है स्ट्रक्चर। वैसा ही स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रक्चर है?
अगेन ये जो पहले हमने ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दिया लोगों के बीच में, उससे सीनियर और जूनियर का रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। सीनियर कौन हुआ, जूनियर कौन हुआ, ये एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये बहुत जरूरी है क्रिएट होना, ताकि आप काम को समझ सके, आपको सीनियर डिफाइन कर सके, बता सके, और ये भी बता सके ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये काम करना, और फिर आप उसको जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया गया है या जो आपको लिमिटेड एक अथॉरिटी दी गई है, उस लिमिटेड अथॉरिटी का यूज करके उस काम को खत्म करना है। तो ये रिलेशनशिप जरूरी है, सो दैट यू ओबे, अदरवाइज यू विल डिसओबे। ठीक है ना, और फिर काम नहीं होगा, काम की जगह पे कॉन्फ्लिक्ट अधिक होगा। क्लियर हुआ ये सारे पॉइंट्स? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करना जरूरी है। सबसे पहले बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जब हम डिवाइड करते तो अभी मैंने कहा था कि जो काम हम उसी को देते हैं वो जो इसका स्पेशलिस्ट होता है, तो आपको स्पेशलिस्ट यानी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। जो जिस सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड है, जो जिस चीज में स्पेशलिस्ट है, आईटी के लोगों को अकाउंट्स के लिए हायरिंग नहीं करेगी कभी विप्रो या कोई भी दूसरी कंपनी, करती है क्या? ठीक है ना, उसमें भी तो अकाउंटिंग का काम होता होगा, लेकिन वो नहीं करेगी क्योंकि आपको नहीं पता है अकाउंटिंग का एबीसी, आपको पता है आईटी का एबीसी, आपको अपने प्रोग्रामिंग का पता है, आपको अपने लैंग्वेज का पता है, तो वो आपको वही काम देगा, और वही काम आप जस्टिफाई भी कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। करने को तो शायद आप वो भी कर दे, ठीक है ना, किसी तरह से, लेकिन किसी तरीके से करने में और अच्छे से करने में बहुत डिफरेंस होता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मेरा एक एक एम्प्लॉय ऑप्टिमली और इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए, अच्छे से उसको यूज करे, जहां पे वो सबसे यू कैन से मोस्ट सुटेबल जहां पे होता है वहां पे हम उसको यूज करें। तो आपको डिवाइड करने के बाद बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेगा। ओके, नाउ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यही वर्किंग रिलेशनशिप जो हम अभी बता रहे थे कि सीनियर जूनियर, as soon as you divide the duties and responsibilities and authorities of each individual in the organization, इससे क्या होता है, एक सीढ़ी तय हो जाता है, अपर लेवल में कौन है, उससे लोअर लेवल में कौन है, मिडिल लेवल में कौन है, सबसे लोअर लेवल पे कौन है, ये आपको क्लियरली डिफाइंड हो जाता है, राइट, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किससे पूछ सकता है, आस्क कर सकता है, राइट। तो ये एक क्लैरिटी होती है रिलेशनशिप में। वही बात जहां पर आप ओबे करते हैं, डिसोबे नहीं करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं करते, आप ये नहीं पूछते कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो, ठीक है ना, मेरी मर्जी होगी तो मैं करूंगा, नहीं, हियर यू कैन नॉट से दिस, क्योंकि वो आपका सीनियर है, क्योंकि वो आपका बॉस है, राइट। बॉस इज ऑलवेज राइट, सो अगर वो रॉन्ग भी है तो राइट ही है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने ये भी अभी तुरंत कहा कि इससे क्या होता है, आपका क्या होता है, सबसे पहले कि स्पेशलाइजेशन का आपको बेनिफिट होता है, और जो भी रिसोर्सेज है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज के टर्म में हो, वो मशीन के टर्म में हो, वो फिनेंशियल टर्म में हो, या वो मटेरियल या अदर रॉ मटेरियल के सेंस में हो, सारे जो रिसोर्सेज है उसका अच्छे से अधिक उपयोग हो पाता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है ना। आई एम नॉट टीचिंग यू द सेम थिंग व्हाट अदर टीचर्स आर टीचिंग, मे बी, अगर आप लोग बीसीए के बच्चे हैं इसलिए मैं ऐसा बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मैं आपको बाकी कोई सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं सकती, पर बीबीए के बच्चों को मैं एक से अधिक सब्जेक्ट्स पढ़ा सकती हूँ, राइट। लेकिन मैं अपने ही सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे पूरा क्लियर पता है कि मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं है कि मैं और नेहा मैम या अदनान सर या जो और कोई सर है वो सब एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ा रहे सब? क्योंकि सबको मालूम है किसकी क्या जिम्मेदारी है, कि उसको कौन सा सब्जेक्ट असाइन किया गया है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं रहे तो हो जाएगा कि तीनों टीचर मिलकर अपना जो जिसमें कंफर्ट लगेगा उनको, जिसमें लगेगा कि मेरा एक्सपर्टाइज है वो पढ़ा देंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ देंगे। तो कुछ एक क्या हो जाएगा, नहीं होगा कुछ एक काम, और कुछ एक काम होगा जो 3-3 बार बच्चे पढ़ रहे हैं। समझ में आया? ये डुप्लीकेशन ऑफ टास्क नहीं होता है, क्योंकि आपने जॉब को क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि किस पर्सन को क्या काम करना है, जिसको जो काम करना वो उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को, मशीन को, या फिर जितना पैसा उसको जरूरत होगा उसकी डिमांड करेगा और वो काम होगा। तो आपका वेस्टेज नहीं होगा कोई चीज, ठीक है ना। एक काम को बार बार नहीं किया जाएगा और कोई काम ऐसा नहीं होगा जो ओमिट हो जाएगा, जिसको किया ही ना जाए। नॉर्मली देखते हैं जहां पे बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता है, ऑर्गेनाइजेशन अगेन वर्ब, बहुत अच्छे तरीके से हम प्लान आउट करके नहीं चलते हैं कि किसको क्या काम करना है। वहां पे इनफॉर्मली जब घर में ऐसा कुछ होता है तो बोलते हैं अरे मुझे नहीं पता, तो मुझे लगा वो गया है बाजार तो ले आएगा। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो कोई दूसरा कर देगा, कोई दूसरा सोचता है कि कोई तीसरा कर देगा, और इस चक्कर में या तो कोई नहीं करता या सब कर लेता है, राइट।
है ना। ये हो, लेकिन आप इतना ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि सब कर ले या सब नहीं करे, क्योंकि सारे काम का इंपॉर्टेंस है, छोटे से छोटे काम का भी अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो होता ही है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। सो यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क, इसीलिए ये वेल कम्युनिकेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एडेप्टेशन टू चेंज, एडेप्टेशन टू चेंज इसलिए बोला गया है कि जितने भी हायर ऑथोरिटी होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, दे आर एक्चुअली विजनरी, ठीक है ना। वो लोग एक्चुअली विजनरी होते हैं। विजनरी कहने का मतलब है कि हम क्या देख सकते हैं, बहुत लिमिटेड चीज देख सकते हैं, जो अभी सामने पड़ा हुआ है यहाँ वहां, वही बस उतना ही हमारा हम देखते हैं या सोचते हैं। लेकिन देयर आर पीपल जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, और वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाले, मैं किसी साधु महात्मा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिजनेस विजनरी की बात कर रही हूँ, जो फ्यूचर 5 साल के बाद क्या ट्रेंड चलेगा, किस चीज का डिमांड रहेगा, कैसी चीज ज्यादा मार्केट में मांगे जाएंगे, उस चीज को अभी प्रेडिक्ट कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि वो देश विदेश घूमते हैं, डिफरेंट ट्रेंड्स को देखते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि क्या चल रहा है, ठीक है ना, किस तरह का चेंज इंट्रोड्यूस होने वाला है अब हमारे सेक्टर में, हमारे जिसमें भी हम बिजनेस में डील करते हैं उस बिजनेस में। तो क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, वो ये सब देख रहे होते हैं, और वो वापस आकर के अपनी कंपनी बोलते हैं कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी में या अपने प्लानिंग में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कमिंग टाइम में जो है वो ये डिमांड खत्म हो जाएगा और किसी दूसरे तरह के डिमांड बढ़ जाएंगे। तो हमको अर्ली बर्ड्स बनना है। अर्ली बर्ड्स यानी हमको ज्यादा प्रॉफिट स्कीम करना उस समय मार्केट से निकालना है, क्योंकि अगर हम जल्दी तैयार रहेंगे, पहले से तैयार रहेंगे उस चेंज को एड्रेस करने के लिए, तो हम इफेक्टिवली उसको एड्रेस कर पाएंगे, ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। ठीक है, बिजनेस के लिए ही होता है, चाहे किसी का भी बिजनेस हो, चैरिटी के लिए नहीं होता। बिजनेस के साथ चैरिटी जरूर होता है, राइट, लेकिन एकदम कंप्लीट चैरिटी नहीं होता बिजनेस, राइट। समझ में आया? तो यहाँ क्या होगा, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ऑब्जर्वेंट रहेंगे, वो देख कर आएंगे और वो कम्युनिकेट करेंगे थ्रू देयर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, की पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करेंगे कि हमको किस तरीके के चेंजेस की जरूरत है, हमको क्या चेंज करना है मशीनरी में या टेक्नोलॉजी में, या लोगों के को ट्रेनिंग दे करके उनको ही नया बनाना। हो सकता है ऐसा मैन पावर के जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल बदल जाए, ठीक है ना। जैसे आप लोग देख रहे हो, जब समय आप लोग पढ़ रहे थे मैनेजमेंट, जब मैं आपको बता रही थी कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें प्री साइंटिफिक, साइंटिफिक, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल सब आया, कितना डिमांड था उस समय मैनुअल वर्कर्स का। अब मैनुअल वर्कर्स की डिमांड कम हो गई है, और जो है भी वो भी बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं है। उनकी सैलरी, जो मेंटल लेबर करने वाले लोग हैं वो भी लेबर ही है, लेकिन वो मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, उनसे तो कंपैरेटिवली बहुत कम है कि नहीं है, राइट। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, तो चेंज हुआ है ना ह्यूमन फोर्स में भी, डिमांड फोर्स भी, वर्क फोर्स का भी डिमांड चेंज हो गया कि किस तरह के वर्क फोर्स मुझे अब चाहिए, राइट। तो ये जो भी चेंजेस आने वाले हैं उसको एडप्ट करने में आसानी होती है अगर हम ऑर्गेनाइज करके चले तो, और टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको इजीली कम्युनिकेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। Effective administration is all about controlling and policy making and implementing all those things जो आपने प्लान बनाया, आप उसको कैसे एडमिनिस्टर करते हो, यानी कि जो भी आपने प्लान लिए हैं, जो भी आपने पॉलिसीज बनाए, कैसे, एक सेकेंड, हाँ अमित बोलो। किस प्रकार का चेंजेस को अडेप्ट करेगा? मैं बताऊं ना, किसी तरह का चेंज हो सकता है, वो वर्कफोर्स के डिमांड में चेंजेस हो सकता है। मान लो कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाएगा, तो वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं, हम और तुम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो टॉप लेवल होते हैं, जो विजनरीज होते हैं, वो इसी से तो विजनरी कहलाते हैं, इसी से तो वो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। तो क्योंकि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर में ट्रेंड चेंज होते रहता है, ये तो मानते होंगे अमित, समय समय पे बदलते रहता है। किसी चीज का मान लो, फैशन का ही मान लो, कितना ट्रेंड बदलते रहता है। जो अनारकली जब आना था दिलीप कुमार का, वो फिर से आ गया और फिर से चला जाएगा, फिर से मीना कुमारी का सरारा गरारा आ जाएगा। देख रहे हो ना, चेंज होते रहता है, कितना पुराना चीज फिर से आता है। अब ये कैसे, फैशन इंडस्ट्री के जो टॉप लोग हैं वो इसको प्रेडिक्ट करते रहते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, किस तरह का चीज ट्रेंड में आने वाला है, ये उनको प्रेडिक्ट हो जाता है, वो समझ जाते हैं, क्योंकि वो दिन रात यही काम करते हैं, है ना। तो वो उनको ज्ञान हो जाता है, एक्सपोजर हो जाता है। अब जब वो समझ लेते हैं तो अपनी कंपनी में जो उनके फैशन डिजाइनर्स होते हैं, या उनके जो टेलर्स होते हैं, या उनके जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनको पहले इन्फॉर्म करके रखते हैं ना। पहले इन्फॉर्म करने से मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओगे। अचानक से मैं आपको बोलूं अमित, कोई भी चीज, ठीक है ना,
जैसे मैं अचानक से बोलूं कि आपका 1 हफ्ते बाद एग्जाम होने वाला है, यूनिवर्सिटी एग्जाम, आप बिल्कुल सकपका जाओगे, राइट, आपकी हालत खराब हो जाएगी। 1 हफ्ते बाद ये क्या, सरकार को जो मन आता है वो कर देता है, जब मन कर आता है रिजेक्ट कर देता है, जब मन आता है एग्जाम करवा लेता है। ये तो बहुत बदमाशी है, ये है वो है, कितना तुम चीखोगे चिल्लाओगे, क्योंकि तुम रेसिस्ट करोगे। लेकिन 2 महीना पहले, 1 महीना पहले तो आप ठीक है भाई, बहुत जल्दी तो हो रहा है, लेकिन अभी 1 महीने का टाइम है, मैं तैयार कर लूंगा। फिर इतना जल्दी आपके पसीने नहीं छूटेंगे, आप इतना नहीं सक पकाओगे। दैट मीन्स कि जब चेंज आपको शुरू में बता दिया जाए कि अब आप क्या करो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, आने वाले समय में ये चेंज की जरूरत पड़ेगी, तो आप धीरे धीरे उसको एडप्ट कर लोगे। लेकिन अचानक से चेंज इंट्रोड्यूस करूं तो कितनी हड़बड़ाहट हो जाती है, होती है। कोई भी चेंज हो, वो किसी भी तरह का चेंज आप ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो देखते रहता है, घूमते रहता है, इस तरह से वो सक्रिय रहता है इन सब चीजों में, वो पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्फॉर्म कर देता है कि हमको इस तरीके का चेंज होने वाला है और हमको इसके लिए रेडी हो जाना चाहिए, प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। समझ में आया? यस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में बता रही थी कि ऑर्गेनाइजिंग से आप इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्लान को। कैसे? पीओएम का सिलेबस खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना, तो मेगा मैम या नीरज सर किसको पकड़ेंगे, किसको डांटेंगे, किसको सुनाएंगे? अदनान सर को या नेहा मैम को? मुझे, क्योंकि मैं अकाउंटेबल हूं इस चीज के लिए। जिस दिन मुझे दिया गया तो उस दिन बोला गया था कि एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म करवाना है, ठीक है। वो अलग बात है कि अभी तक अगर मैं आप लोगों को अलग अलग पढ़ा रही होती तो बैच 1 बहुत आगे निकल गया होता, क्योंकि वो उस समय ही प्लानिंग खत्म कर चुका था, ऑर्गेनाइजिंग उसका 10 दिन पीछे चले गए। ठीक है, ये सडन प्लान हुआ, लेकिन अब ये मेरी ड्यूटी हो कि मैं इसको कैसे ओवरकम करूंगी, ठीक है ना। ये 10 दिन का जो डिसबैलेंस हुआ उसको कैसे मैनेज करूंगी, हो जाएगा, ये मुझे मालूम है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये आसानी से इस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, कहां से ये गलती हुई है, राइट। तो आप अकाउंटेबल बना सकते हो। व्हेन यू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन यू डिवाइड द ड्यूटीज, तो आप अकाउंटेबल बना सकते हो कि इस चीज के लिए आप जिम्मेदार हैं, यू बिकम द आंसरेबल फॉर दिस थिंग। तो इससे अब मुझे कोई स्केप है, कोई बचाव है, एक ही रास्ता है कि तुमको जैसे भी ठोक पीट के पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है ना। चाहे तुम जितना हंगामा करो, तुमको चुपचाप करा के पढ़ाना है मुझे और समझाना है। समझ में आया? तो आप अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं कि अगर ये काम नहीं हुआ तो फलाना इज अकाउंटेबल, अगर ये काम नहीं हुआ तो दिस पर्सन इज अकाउंटेबल। तो उस पर क्या होता है, जब अकाउंटेबिलिटी, भीड़ में कोई अकाउंटेबल नहीं होता, ठीक है ना। जब मॉब होता है तो किसने पत्थर मारा आप यू कैन नॉट सेलेक्ट, राइट। लेकिन अकेला हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, तब आप बता सकते हो कि इसने ये काम किया, वो गलत है या अच्छा है, वो अलग चीज है। लेकिन आपको पता तो चल गया कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं लेकिन भीड़ नहीं है। क्यों नहीं भीड़ है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में भी आपने ड्यूटी को डिफाइन कर रखा है, राइट। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल ऐसे समझो कि जब आप ऑथोरिटी डेलीगेट करते हैं, इसके बाद डेलीगेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, तो जब हम ऑथोरिटी देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो और क्या करते हैं, उसको जब भी एक सीनियर, मुझे जब भी एक सीनियर काम देगा तो अपने लेवल का कुछ काम शेयर करेगा ना। मेरा तो मेरा काम मैं कर ही रही हूँ, वो जब मुझे काम डेलीगेट करेगा तो कुछ अपने लेवल का जो उसका बहुत ज्यादा, मान लो उसके पास काम है, तो वो वर्कलोड शेयर करने के लिए वो मुझे कुछ काम देगा, राइट। देंगे, इनफैक्ट मेरे सीनियर देंगे तो देंगे, राइट। वो मुझे कुछ अपना वर्कलोड शेयर के लिए अपना कुछ काम देंगे। तो अब मैं क्या करूंगी, जब मैं थोड़ा सा अपने लेवल से हायर ऑर्डर का काम करूंगी तो क्या कुछ सीखूंगी, कुछ नया सीखेगा, कुछ मेरी पर्सनालिटी और इंप्रूव होगी प्रोफेशनली। यही मौका मिलता है। पर्सोनल मतलब व्यक्ति, ठीक है ना। उस व्यक्ति को जो, जिसको काम डेलीगेट किया गया है, जिसको ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है थ्रू डेलीगेशन, यानी कि हायर ऑर्डर के लोग उसको काम दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो अधिक सीख रहा है। और अधिक सीखने से क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ उसका ज्यादा होएगा, वो ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, उसकी क्रिएटिविटी ज्यादा बढ़ेगी और उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, राइट। तो ये ओवरऑल पर्सोनल के डेवलपमेंट में, यानी कि सबऑर्डिनेट्स के ओवरऑल ग्रोथ में भी काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कैसे? बिकॉज
सभी लोगों को पता है कि क्या करना है। द टॉप लेवल मैनेजमेंट आर ऑलमोस्ट टेकिंग केयर ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो अभी जब सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, वहां पे क्या हो सकता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ और चेंज इंट्रोड्यूस करना चाहती है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला बिजनेस होता है, एक ही बिजनेस के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। अमूल का एग्जाम्पल ले लो कि पहले दूध से शुरू किया था उसने, डेयरी दूध के उत्पाद से, उसके बाद दूध के कितने सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेके आ गया, घी, मक्खन, बटर और पता नहीं क्या क्या, मुझे आइसक्रीम और मुझे याद नहीं, दही, ठीक है, ज्यादा याद नहीं, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रोडक्ट उसके होंगे मुझे मालूम है। सो आप क्या कर सकते हैं कि अपने बिजनेस को या तो एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड मतलब सेम ही, जैसे मैं अमूल का एग्जांपल दे रही है, सारा डेयरी प्रोडक्ट से, डेयरी में ही वो अपने आप को एक्सपैंड करता गया धीरे धीरे। पहले दूध के लिए जाना जाता था, धीरे धीरे मिठाई और दही वगैरह जो भी उसको ऐड करना था उसने सब कुछ ऐड किया अपने में। आप आराम से ऐड कर सकते हो अगर आपके पास स्पेशलिस्ट है और सब लोग अपने अपने काम को सही से कर रहे हैं। समझ में आया? तो आप एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए रेडी हो, राइट। अभी का जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल हो, तो आगे भी आप ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है वो आपको अलाउ करता है कि आप डिसीजंस लीजिए। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंट लेवल में भी डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो, तो वो अपने काम से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है। यानी कि आप उसको सेल्फ इक्विप कर रहे हो अपना काम करने के लिए, राइट। तो जब कम सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी तो हर एक आदमी ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा और डेवलपमेंट होगा वैसे ऑर्गेनाइजेशन का या एंटरप्राइजेस का। यहां तक क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, इसके आगे चलते हैं फिर। स्टेप्स यानी व्हाट आर द प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजिंग। क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स हैं जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, तो हमको क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले अगेन वही चीज कि डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड। किसी एक काम को करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ एक काम करना है, लेकिन एक काम को करने के लिए अब आप तो भी जानते हैं कि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है ना। ये एक बीसीए का कोर्स करने के लिए पीओएम भी झेलना पड़ रहा है, राइट। तो बहुत सारे काम करने, तब जाकर के बीसीए का डिग्री मिलेगा, वो भी अच्छे मार्क्स से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी एक डिग्री के लिए आपको करना पड़ रहा है ना, बहुत कुछ करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, असाइनमेंट देना पड़ रहा है, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अगले महीने से या इसी महीने से कोई ना कोई प्रेजेंटेशन लेना शुरू करेंगे। मार्क क्यों देना पड़ा, कितनों बच्चों का छूट भी गया। तो क्या है, देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज जो आपको करना होता है एक ऑब्जेक्टिव्स को तय करने के लिए। तुम्हारा एक इंडिविजुअल गोल है जिसको फुलफिल करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए तुम इतना पापड़ बेल रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन कितना पापड़ बेलता होगा, राइट। तो क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को अपने एक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मल्टीपल टास्क करने पड़ते हैं, बहुत सारा काम करना पड़ता है, राइट। ये बहुत सारे काम को डिफाइन करना, मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैंने एग्जांपल में यहाँ पे वही लिखा है तो मैं उसी का एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो गारमेंट्स बनाता है, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा। या तो वो कपड़े खरीदेगा या वो खुद बनाएगा, कलर्स डाइंग करेगा, रॉ मटेरियल्स खरीदेगा, कभी कभी बटन्स और जो जिप होते हैं, जिप, बटन्स, लेसेस, ये वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड भी खरीद सकता है, किसी दूसरे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं उनसे भी खरीद सकता है। क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम को परचेज करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट में जाना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, फाइनेंशियल रोल्स जो होंगे, बजट को कैसे डिसाइड करेगा वो करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। और फ्यूचर के लिए रिसर्च भी करना पड़ेगा कि फ्यूचर में, अगेन जो मैं बता रही थी कि फैशन इंडस्ट्री को पता करना होता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के कपड़े डिमांड में आएंगे, कैसे कपड़े मांगेंगे ये जनरेशन के लोग, राइट। तो वो भी आपको साथ साथ R&D भी करना पड़ता है। तो बहुत सारे एक्टिविटीज करना हुआ। एक यूनिट लगाने के लिए, एक गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। यही आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसके लिए मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा। ये काम सबसे पहले आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग का पहला स्टेप है डिवाइडिंग इट इनटू द सिंपलर टास्क। तो अब आपने क्या किया, एक गारमेंट यूनिट को खोलने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा उसका आपने एक पूरा का पूरा एक ब्यौरा तैयार कर लिया, राइट। यू डिवाइडेड द टास्क। समझ में आया? अब जितना भी प्रोक्योरमेंट से, परचेजिंग से रिलेटेड काम है वो एक डिपार्टमेंट को दे दिया, या एक डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत छोटी सी अभी कंपनी है तो एक ग्रुप को दे दिया। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हम 2 लोगों को उस ग्रुप में डाल दिया और उसको दे दिया कि तुम परचेजिंग का काम देखो।
जितना तरह का परचेज है वो तुम करो, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज जितने भी है वो एक आदमी को बता दिया हमने, अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट, उसको बोला कि आप सारा फाइनेंसेस का देखेंगे, कहाँ क्या फंड एलोकेट करना है, कहाँ कहाँ हमको लगाना है, कैसे हमारा लोन लेना है या खुद के सेल्फ फाइनेंसिंग पे करना है या क्राउड फाइनेंसिंग करना है, जो भी करना है। अकाउंटिंग फिनेंस का ही, मान लो अभी छोटी कंपनी का एग्जांपल लेके चलते हैं तो फिनेंस में ही आ जाएगा। सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट, चलो सेल्स फिनेंस का काम देखा जा रहा है, पर परचेज का काम देखा जा रहा है। तो अब आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करोगे, तो कोई बनाने का काम करेगा, कोई एक ग्रुप, ठीक है ना, कोई एक ग्रुप उसको सेल्स करने का काम करेगा, मार्केट में जाके बेचने का, मार्केट में बेचने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ेगी, प्रमोशन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये सारा काम करना होता है। व्हाट यू डिड कि एक जैसे काम को आपने एक ग्रुप में डाल दिया, यानी जितना भी परचेजिंग का काम था या जितना भी सेल्स का काम था या फिनेंसेस का काम था, वो आपने किसको दे दिया, एक ग्रुप को दे दिया। यानी कि जितने सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं, ठीक है, पैसे से के लेन देन से जितना काम है उसको आपने एक ग्रुप में रख दिया और फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया, जो आगे देंगे हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में। अभी आप क्या कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप में आपने यू जॉट डाउन द एक्टिविटीज यू नीड टू परफॉर्म, एंड देन सेकंड लिस्ट में आपने क्या किया कि जितने भी आप यू जॉटेड डाउन द एक्टिविटीज, यू आर नाउ ग्रुपिंग दोज एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। क्या क्या सिमिलर काम है, ठीक है, जो सब सिमिलर काम है ए बी सी उसको एक ग्रुप में डाल दिया, फिर ई एफ जी उसको एक ग्रुप में डाल दिया। इस तरह से क्या क्या आपने ग्रुपिंग कर लिया एक्टिविटीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी, कि कितना मिलता जुलता काम है, ठीक है। यहां तक ये भी काम हो गया। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जब आपने अभी तक आपने क्या किया है, तो काम को डिवाइड किया और काम का ग्रुप बनाया, काम का ग्रुप बनाया। अभी तक आपने इसको किसी ग्रुप ऑफ पीपल में नहीं बांटा है। अब आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी जो आदमी जिस काम को करने में माहिर है, एक्सपर्ट है। यस अभी ने या पूछो अभिनय, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैम ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज है, तो वो लोग मैम फंडिंग मतलब पहले करता है कि मतलब बाद में करता है? मान लीजिए कि मैं समझ गई। प्लानिंग करेंगे, नहीं, फंडिंग भी बाद में होगा। प्लानिंग करेंगे हम लोग पहले कि हमको क्या बिजनेस करना है। अभी हम लोगों ने मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बिजनेस सोचा है कि करना है, सपोज करो इस एग्जांपल के हिसाब से, तो हमने वो सोच लिया, ठीक है, वो हमारा प्लान का एक हिस्सा हो गया। अब हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है भाई, तुम बोल रहे हो कि तुमको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है, तो तुम जानते हो कि उसके लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा? नहीं जानते तो लिखो, लिख के जानेंगे कि क्या क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें एक तुमने बोला कि फंडिंग या फिर पैसे का बंदोबस्त, किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए। जो अब आपने क्या किया, कैपिटल को क्या करेंगे आप, सेल्फ जो आपके पास कैपिटल है वो लगाएंगे, लोन से लेंगे या स्मॉल बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं आप उनसे लेंगे, या क्राउड फंडिंग। मैंने बोला कि क्राउड, बहुत लोग चंदा से जो पैसा करते हैं, बहुत सारे सोशल वर्क के लिए, ऑब्वियसली या आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए तो आप चंदा से नहीं ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे सोशल काम करने के लिए क्राउड फंडिंग आता है, जिसमें सोसाइटी का भी बेनिफिट हो, ठीक है ना। ऐसे चीज के लोग क्राउड फंडिंग करते हैं, तो आप वो कर सकते हो। तो अब क्या है, पैसे की जरूरत में आपको देखना पड़ेगा कि कितना पैसा है, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, और हम उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली ये बिफोर हैंड होगा, ठीक है ना। एक तरफ आप खाना भी खिला भी रहे हैं और एक तरफ पका भी रहे हैं, दोनों नहीं होगा। एटलीस्ट आपके पास उतना तो पहले होना चाहिए जितने लोगों को आपने खिलाने के लिए बैठा दिया है। समझ में आए, सो दैट कि ये लाइन के बाद अगले लाइन की तैयारी तुम करो, लेकिन ये लाइन हो जाए। ऐसा ही करते हैं ना, घर पे भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, हर जगह ये सब काम आता है। तो व्हाट यू डिड कि आप बिफोर हैंड आपने सिमिलर एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया। उसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि अब आप काम को बांट रहे हैं। किसके किसके बीच में बांट रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो जिस काम में माहिर है, जो जिस काम को अच्छे से कर सकता है, आप उसको बोलेंगे कि देखो ये 4-5 काम है जो एक ही जैसा काम है, जैसे ट्रेनिंग देना, सैलरी देना, लोगों को हायर करना, लोगों को मोटिवेटेड रखना, HR डिपार्टमेंट का काम है। लोगों से रंगोली बनवाना, लोगों से कपड़े ड्रेस कोड करवाना, ये सब तुम्हारा काम है। देखो ये सब काम तुम ले लो, तुम करना। समझ में आया? यानी यू असाइन द ड्यूटीज टू द स्पेसिफिक पीपल who is or who are well versed in that particular task, जो उसको उस काम को करने में अपने हिसाब से निपुण होंगे।
राइट, आपने उनके बीच में काम बांट दिया। काम बांटने के साथ साथ क्या हो गया, यू आर ऑल्सो फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अभी हम लोगों ने पढ़ाया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑर्गेनाइजिंग का, तो कि आप किसी को अकाउंटेबल बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। तो नाउ यू हैव गिवन द ड्यूटीज, नाउ यू हैव फिक्स्ड देयर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। एंड फोर्थ, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट स्टेप, यस, 4 ही स्टेप्स है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में। तो लास्ट स्टेप क्या, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स मतलब ऑब्वियसली काम दे दिया हमने, लेकिन फाइनेंस का जैसे बात करें तो फाइनेंस का जो ग्रुप है जिसमें 3-4 लोग हैं, उसमें भी तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनता है ना, राइट। कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन किसको दिखाएगा, एचआर का ग्रुप है तो उसमें भी बनता है। तो ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कि कौन काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा। हम आंख नहीं मूंद सकते हैं काम देने के बाद कि भाई उसको तो दे दिया है हमने, वो सारा परचेजिंग का काम कर लेगा, वो सारा फाइनेंस का काम करेगा। यू हैव टू कीप चेक। चेक कैसे करिएगा आप, 100-150 लोगों में तो हालत खराब हो जाती है लोग टीचर्स की, कि कैसे चेक करे कि कहाँ से कौन बोला, कौन नहीं बोला, कौन हंगामा कर रहा है, राइट। उत्कर्ष को लगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, उसने क्या बोला लास्ट क्लास में, मुझे सब पता चला, राइट। लेकिन अब ये आपकी मैच्योरिटी है, आप अभी भी बच्चों जैसे, नर्सरी एलकेजी के बच्चों जैसे बिहेव करोगे तो नोबडी कैन चेंज इट, राइट। ये क्या है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है। इसमें तो क्लैरिटी होना ही चाहिए कि कौन तुमसे डिमांड कर सकता है कि दिखाओ तुमने कितना काम किया, राइट। अगर ये पावर हम नहीं देंगे सीनियर को, ये ऑथोरिटी नहीं देंगे सीनियर को, तो फिर वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे 150-200 लोग नहीं है, वहां पे 5-5 हजार, 10-10 हजार लोग एक ऑफिस में काम करते हैं, राइट। और वो हो सकता है वो एक ऑफिस में काम भी ना करे, अलग अलग ब्रांचेज में काम करते हैं, तब तो और मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना, राइट। अभी तो तुम लोग थोड़े से डिस्टेंस पे गए हो, फिर यहीं आओगे, राइट। अभी तुम लोग घर से क्लास कर रहे हो, फिर यहीं आना है, फिर उसी क्लास में बैठ के क्लास करना है, देन बोलता है उत्कर्ष की मैम कैसे मारेंगी वहां से। अरे तुम इरिटेट करो, इसलिए मैंने बोला कि ऐसे इरिटेट मत करो, बाद में बात कर लेंगे अगर आपका अटेंडेंस नहीं बना रहेगा तो। लेकिन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ ए इमैच्योर सेइंग कि कुछ नहीं हो सकता, इतने दूर भी नहीं गए हो। लेकिन जो लोग सच में दूर है उनको कैसे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता होगा, वो तो है भी नहीं बहुत नजदीक में, राइट। लेकिन उनको भी कंट्रोल करता है कि नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन। यही ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है, यही सीनियर और जूनियर का रिलेशनशिप है जिससे लोग कंट्रोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आया या? ठीक है, तो these are the steps of या process of organization। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा। जो अब पढ़ेंगे वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ये सब था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या 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 इसमें टर्म्स आएंगे और क्या प्रोसेस है। इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, मैंने अभी बता दिया तुम्हें। फिर भी प्रोसेस ध्यान में रखना, और जो टर्म्स हमने बताए वो ध्यान में रखना, और डेफिनेशन ध्यान में रखना। इसमें इतना ही चीज ध्यान रखना। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं पहले भी बोली थी कि स्ट्रक्चर अगर अभी समझ में नहीं आएगा तो आगे समझ में आ जाएगा आपको। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक आवर स्केलेटन, ठीक है ना। जैसे हमारे स्केलेटन है, हमारा ढांचा है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर बस ऊपर से जो आपको दिख रहा है, दिस इज नॉट आवर बॉडी ना। हमारा पूरा बॉडी इंटरनली भी एक स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में, जिसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं, राइट। वो सब पार्ट है हमारे बॉडी का। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी एक स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, पूरा अपीयरेंस जो उसका होता है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये कैसे क्रिएट होता है, सी सबसे पहला डेफिनेशन इसमें लूथन्स का है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द स्केलेटन फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है। जब भी हम फ्रेमवर्क की बात करें तो तुम समझ लो कि सपोज करो कि ये एक फ्रेमवर्क है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, एवरीथिंग इज इनसाइड दिस फ्रेमवर्क, राइट। तभी हम उसको फ्रेम बोलते हैं। लाइक पेंटिंग वगैरह में भी हम फ्रेम अगर यूज करते हैं तो हम उसके अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, राइट। तो ये फ्रेमवर्क है जिसमें लोगों के जो बिहेवियर है उसको आप कंट्रोल कर पाते हैं। समझ में आया लोगों के बिहेवियर को, यानी कि किसी दिन वो नहीं काम कर रहे हैं, किसी दिन वो काम कर रहे हैं, किसी दिन लेजी फील हो रहा है, किसी दिन जानबूझ करके काम उठा रहे हैं। आपको ये डिफरेंट बिहेवियर्स झेलना पड़ेगा। देन देयर इज अ स्ट्रक्चर जो उससे पूछेगा कि क्या है, क्यों है, क्या रीजन है, वट एवर, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रक्चर है।
ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जब भी हम बोले तो उसमें लिविंग एंटिटी से रिलेटेड चीजें हैं ये, उसमें जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो कल को कैसे बिहेव करेंगे, कल को हमने कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, इन सारी चीजों को के लिए एक फ्रेमवर्क देता है आपको, एक स्ट्रक्चर देता है आपको, ताकि आप इसको समझ सके और कंट्रोल कर सके। दूसरा डेफिनेशन देख लो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क विद इन व्हिच मैनेजमेंट एंड मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क्स आर परफॉर्म। मैंने बोला ना फ्रेमवर्क, जब भी फ्रेमवर्क बोले मतलब उसके अंदर ही मैनेजरियल काम भी होगा और ऑपरेशनल काम भी होगा। ऑपरेशनल काम जब बोले तो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड काम की बात कर रहे हैं हम लोग, और जब मैनेजरियल काम बोले तो जो टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजर से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो सारे काम होंगे, लेकिन वो सारे काम उसी स्ट्रक्चर के अंदर होगा, उससे कुछ ओवरलैप नहीं करेगा, उसके कुछ बाहर नहीं जाएगा, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सारे काम होने हैं, वो ऑपरेशनल काम हो या वो मैनेजरियल काम हो, या फिर उसके अंदर लोगों के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे गाइड करना है, वो सब आपको एक तरह से प्रोवाइड कराता है इंस्ट्रक्शंस। एक और डेफिनेशन है जो ज्यादा कंपलिस्ट है, कार्डलिसले का डेफिनेशन है ये, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप जब बोल रहे तो आप समझ में आ रहा है, सीनियर और जूनियर का रिलेशनशिप्स है। फॉर्मली प्रेस्क्राइब्ड एंड इनफॉर्मली डेवलप्ड। फॉर्मली प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक फॉर्मल वे में है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दे दिया है कि ये देखो ये तुम्हारे सीनियर है, ये तुम्हारे सीनियर है, तुम यहाँ हो और तुम्हारे फलाना 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 तुम्हारा जूनियर है। रहता है आपके ऑफर लेटर में कि आप किसको किसको कंट्रोल कर पाएंगे, कौन सा टीम है आपका, आपके टीम के हेड कौन है, आपके टीम में और भी कौन कौन से लोग हैं, और जिससे आपको पता चल जाता है कि फॉर्मली प्रेस्क्राइब मतलब कि वो ऑफिशियली आपको बताया गया है कि हु एल्स इज योर सीनियर। इनफॉर्मली डेवलप्ड का मतलब आप अपने मर्जी से इसको डेवलप करते हैं, यानी किसी और के साथ भी आप ज्यादा अधिक घनिष्ठ हो सकते हैं, ज्यादा अधिक दोस्ती हो सकती है, ये आपका इनफॉर्मल मैनर है। जो आपका इनफॉर्मल डिसीजन है उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने जो फॉर्मल प्रिस्क्राइब किया है कि ये आपके सीनियर, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, रिलेशनशिप का एक सिस्टम है जो फॉर्मली भी दिया जाता है और इनफॉर्मली भी डेवलप होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इनफॉर्मल ग्रुप्स आर स्पॉन्टेनियसली डेवलप, अपने आप ही डेवलप हो जाता है। एंड दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, यानी कि वो क्या करता है एक्टिविटीज को गवर्न करता है। किसके एक्टिविटीज को, जो एक दूसरे से रिलेटेड लोग हैं, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को कोऑर्डिनेट करने में मदद मिलती है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और अगर एक ही डिपार्टमेंट की बात करें तो एक डिपार्टमेंट में जो सीनियर और जूनियर है वो रिलेटेड होते हैं। क्यों होते हैं रिलेटेड, ताकि वो कॉमन गोल को अचीव कर सके। समझ में आया ये समझ में आया। देखो यहाँ पे सब कुछ इसलिए है क्योंकि हमने पहले दूसरे में बताया था कि इट इज अ फ्रेमवर्क। यस, इट इज अ फ्रेमवर्क, इट इज अ रिलेशनशिप, सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। फॉर्मल रिलेशनशिप भी होता है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी होता है। और ये सब क्यों होता है, ताकि आप एक्टिविटीज को, लोगों के एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पाओ, गवर्न कर पाओ, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। So organization structure refers to the formal established pattern of relationship, यानी जो पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये सब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, देखो दिस इज अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, समझ लो स्ट्रक्चर यही है, ठीक। सॉरी ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, इस ऑर्गेनाइजेशन के, मान लो कोई XYZ कंपनी है जिसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर, ओनर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे 4 लोग हैं। अब आपको इस चार्ट से देख के पता चल रहा है ना कौन किसका बॉस है, किसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। यही स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो डिफरेंट टाइप्स का होता है। ये सबसे सिंपल आपको मैंने बताया। एंड सिंस इट इज गिवन इन द चार्ट फॉर्म, सिंस इट इज गिवन इन द डायग्रामेटिक फॉर्म, इट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैं आप लोगों को इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोग एग्जाम में डायग्राम्स बनाइए। जितना अच्छे से डायग्राम्स बनाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में, हमारे सब्जेक्ट में भी और किसी भी सब्जेक्ट में, जितना ज्यादा से ज्यादा डायग्राम डालेंगे ना, उतना इजी होता है आपके एग्जामिनेशन कॉपी चेक करने वाले को आपके आंसर को समझने में कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अब कोई भी जाएगा घूमते फिरते किसी भी कंपनी में और वो उसको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लगा रहेगा उस कंपनी के रिसेप्शन पे, वो देखते ही समझ जाएगा कि ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, कितने लोग और नीचे तक है, क्या वाइड स्ट्रक्चर है। अभी मैं वाइड और नैरो बोल रही हूँ, नहीं समझ में आएगा, आगे वो भी समझ में आएगा। क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में वाइड स्ट्रक्चर है या नैरो स्ट्रक्चर है, सब उसको ये पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा, ये डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा, राइट। सो इट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो आपको आसानी से बता देता है कि कौन किसका सीनियर है, किस डिपार्टमेंट में कितने ज्यादा लोग हैं और कौन कौन किस हायरार्की पर है, राइट। यही एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर। क्या क्या डिफरेंट टाइप्स इस स्ट्रक्चर का? तो अगर सबसे सिंपल टाइप की हम बात करें तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। छोटी से छोटी बिजनेस को रन करने के लिए भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। चलो, अब तुम लोग को मैंने क्या लाइन ऑथोरिटी और स्टाफ ऑथोरिटी बताया था ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू किया था, तब बताया था। सर मत हिलाओ उज्जवल, मैंने बताया था। आप लोगों को याद नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि इस चैप्टर नो के मैम, या नो मैम, क्या नो मैम नहीं बताया था? अभी देखो, इसी के ऊपर ले जाती हूँ और देखो यहाँ है कि नहीं है। देखो, लाइन रिलेशनशिप दिख रहा है, दिख रहा है, और ये लाइन ऑथोरिटी और स्टाफ ऑथोरिटी दिख रहा है। तो क्या मैंने इसको स्केप कर दिया पढ़ाते समय, इसको हटा दिया? नहीं बताया, बताया था। मैं फिर से बता देती हूँ, कुछ चीजें याद भी रखा करिए। अभी भूल भी गए तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, लेकिन बाद में फिर कितनी बार बताऊंगी, ठीक है ना। बाद में आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब है लाइन। जब तक तुम लाइन ऑथोरिटी नहीं समझोगे तब तक तुम लाइन ऑर्गेनाइजेशन, और लाइन ऑथोरिटी सिर्फ दो ही लाइन में मैं आपको समझाती हूँ कि लाइन ऑथोरिटी मतलब है सीनियर, ठीक है ना। एक वर्टिकल हायरार्की है जिसमें सीनियर अपने जूनियर्स को कमांड कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उनसे रिपोर्ट ले रहा है, राइट। ये एक लाइन में होता है ऊपर से नीचे की तरफ, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑथोरिटी, राइट। जिसमें सिर्फ आपको कमांड करने का, कंट्रोल करने का काम दिया जाता है आपके सीनियर्स को, ये लाइन ऑथोरिटी है, राइट। और लाइन रिलेशनशिप का मतलब होता है यानी सीनियर और सीनियर अपना जो भी ऑर्डर्स दे रहा है आप उसको करके वापस उसको दे रहे हैं, तो देयर इज अ लाइन रिलेशनशिप बिटवीन द सीनियर एंड जूनियर, राइट। जिसमें कमांड कंट्रोल की अथॉरिटी होती है, डिसीजन लेने की और डिसीजन इंप्लीमेंट करवाने की अथॉरिटी होती है लाइन मैनेजर के पास। उसने डिसीजन लिया और उसने अपने सबऑर्डिनेट्स के हेल्प से उसको इंप्लीमेंट भी किया, ये लाइन अथॉरिटी है, राइट। चलिए, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताती हूँ। स्टाफ भी भूल गए होंगे तब तो पक्की बात है, अगर लाइन नहीं याद है तो स्टाफ भी भूल गए होंगे। स्टाफ का मतलब होता है कि वो सारे लोग जो आपको कमांड नहीं कर रहे हैं, जो आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपको एडवाइस दे रहे हैं, जो आपको सजेशंस दे रहे हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है जहां एक स्ट्रक्चर तो सिंपल है जो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, जिसमें सीनियर अपने जूनियर्स को काम बताता है और वो काम कैसे खत्म होगा वो इंस्ट्रक्शंस देता है, उनको कंट्रोल भी करता है, उनको कमांड भी करता है। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स या कुछ अथॉरिटीज कंपनी में ऐसी भी होती है जो आपको जब कभी जरूरत पड़ेगी, जब कभी आप जाएंगे, वो आपको सजेशंस देंगे। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे लीगल एडवाइजर्स, जैसे सीए, भूला मत करो, ये लोग स्टाफ अथॉरिटी के रूप में है जो आपको बता देती है कि क्या करना चाहिए। वो अच्छी बात बताती है, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में, तो उनका ओहदा कम नहीं होता, लेकिन वो आपको कमांड नहीं करते हैं, राइट। वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, यानी लाइन मैनेजर के ऊपर है। अब याद आया, मैंने कुछ तो बताया था,
नाउ स्टाफ अथॉरिटी याद रखिए, जब लाइन स्टाफ बताएंगे तो फिर वहां याद आएगा, अभी वह काम आएगा, यहाँ इतना ही ठीक है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में सिंपलेस्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जहाँ पे बहुत छोटा बिजनेस है, जो फैमिली रन बिजनेस होते हैं, वहां पे भी क्या होता है कि कोई एक होता है जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस बिजनेस को रन करने का, और जो भी उसके एक आध जूनियर्स होते हैं। नॉर्मली बहुत छोटे साइज के बिजनेस में जाओगे तो ठीक है, एक मालिक है और उसका एक दो वर्कर्स होता है जो काम को, कोई जाता है मार्केट संभालता है, कोई डिस्प्ले वगैरह देखता है सामान का, कैसे डिस्प्ले लगाना है, कैसे कौन सा सामान खत्म हो गया तो वो मंगवाना है तो वो बताता अपने बॉस को। इतना सिंपल तो होता है ना, कम से कम 3-4 लोग से तो एक बिजनेस शुरू होता है, राइट। ऐसे छोटे मोटे बिजनेस में भी आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, जहां पे सिंपलेस्ट है और ओल्डेस्ट है, डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप होता है, जिसमें जो मैनेजर है या जो सीनियर है वो अपने जूनियर्स को काम असाइन करता है और उसका जूनियर काम करके उसको वापस देता है, और इसमें बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, इसीलिए इसको हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, बिकॉज देयर इज वेरी मच स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। कोई और है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस और सब कुछ बहुत डिसिप्लिन वे में होता है, लेकिन यहाँ एक चीज की कमी होती है जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ के होते हुए होता, वो चीज कमी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई, ये लाइन मैनेजर सारा काम अकेले ही करता है, तो क्या वो हर चीज का स्पेशलिस्ट है? नहीं, वो एक आध चीज का स्पेशलिस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का और फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, चलो इस क्लास को हम बाद में करते हैं, मतलब इसको आगे बढ़ाते हैं बाद में, क्योंकि मुझे जो तुम्हारे चेहरे दिख रहे हो उससे ये लग रहा है कि अब समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसके आगे यानी यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। कुछ पूछना है तो तब तक आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलो अमित। यस मैम, एक क्वेश्चन ये था कि एनजीओ और ट्रस्ट दोनों एक ही चीज होते हैं क्या? नहीं, अलग अलग होते हैं। तो बस उसका डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर कर। दोनों काफी अलग होते हैं। ट्रस्ट क्या होता है कि ट्रस्टीज द्वारा चलाए जाते हैं, इसमें आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं अपने असेट्स को संभालने का। ठीक है ना, मानो मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है तो मैंने एक ट्रस्ट बना लिया और एक उसमें कुछ लोगों को डाल दिया, मैं खुद नहीं उसको चला रही हूँ, कुछ लोगों को दे दिया अपने सारे असेट्स, उसको बोला कि आप रन करिए, इससे जो पैसा आएगा वो भी बिजनेस में ही लगाइएगा, प्रॉफिट उसका भी मकसद नहीं होता है, राइट। लेकिन वो किसी का असेट्स होता है जो किसी को देता है संचालित करने के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पज से उसको यूज करने के लिए, लगाने के लिए, और उसमें वो ट्रस्ट के मेंबर्स होते हैं। इसमें बहुत सारे रूल्स है, कब तक आप सामान को बेच नहीं सकते हो, कब असेट्स को इधर से उधर नहीं कर सकते हो। लेकिन एनजीओ जो होता है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रस्ट नहीं होता। कोई भी एनजीओ चला सकता है, जरूरी नहीं उसके पास पैसा हो। ठीक है, कोई भी, मैं भी कल को चाहूँ कि मैं कोई एनजीओ चलाऊं जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करूं, आई कैन रन एन एनजीओ। जब मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से चलने लगेगा तो मैं उसको रजिस्टर्ड करा लूंगी, तो वो रजिस्टर्ड एनजीओ हो जाएगा, जिसमें मेरे पास जितना ही है, या फिर मैं वो जो चंदा वाली बात मैं कर रही थी ना, क्राउड फंडिंग से या सोशल फंडिंग से, जैसे भी होगा मैं उससे अपने काम को रन करूंगी, क्योंकि वो पढ़ाने के लिए भी तो थोड़े बहुत कॉस्ट लगते होंगे ना, किताब कॉपी बांटने में, एक जगह लेने में जहां पढ़ाने के लिए जाएंगे, कुछ जो भी खर्चा होता है। ठीक है, इनका खर्चा बहुत अधिक नहीं होता, मिनिमम होता है, लेकिन कुछ एक खर्चे तो होते होंगे, तो उसके लिए वो सब कुछ उपार्जित करता है, सोसाइटी से लेता है, सोसाइटी में ही देता है। ठीक है, या फिर जैसे बन पड़ता है उसको मैनेज करता है। पर्पस दोनों का प्रॉफिट कमाना नहीं है, राइट। लेकिन एक में ट्रस्ट के पास ऑलरेडी असेट्स होते हैं किसी चीज को रन करने के लिए। ठीक है, तो मैम इसमें अथॉरिटी जो होता है, तो कह सकते हैं कि एनजीओ में अथॉरिटी उतना, जैसे सर्टेन क्या बोलेंगे उसको, लिमिटेड नहीं होता है। हाँ और बोलो। ट्रस्ट में लिमिटेड अथॉरिटी होते हैं, मतलब कुछ एक ट्रस्टी में ये जो कुछ लाइन, लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप हमारे असेट्स का देखभाल करेंगे। समझ में आया? जैसे हायरार्कियल जो रिलेशनशिप होता है वो ट्रस्ट में ज्यादा होता है। होता है, बिल्कुल होता है। एनजीओ भी जब एक बहुत अधिक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के रूप में काम करने लगती है, एनजीओ भी ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है ना, वो नॉन गवर्नमेंटल या नॉन प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वो भी होता है। अकेले मैंने शुरू किया था, लेकिन जब अगर मेरा काम बहुत बढ़ने लगेगा, बहुत अच्छे से होने लगेगा, गवर्नमेंट मुझे फंड देने लगेगी, तो मुझे हर फंड का, गवर्नमेंट से जितना फंड आया उसको मैंने कहाँ कहाँ खर्चा किया उसके लिए एक लिस्ट बना के रखना पड़ेगा,
वो लिस्ट मुझसे गवर्नमेंट मांग सकती है कभी भी। तो बहुत बड़ी बड़ी एनजीओ है जो चलते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं, तो वहां पे भी हायरार्की होता है अमित। ठीक है, ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं कि वहां पे ऑर्गेनाइज नहीं होगा, वहां पे भी जहां पे भी बिजनेस साइज आपका बड़ा हो जाएगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, आपके डिफरेंट हायरार्कीज होंगे ही होंगे वहां पे। तो मैम ये जो अपना कॉलेज जो है विजयम एजुकेशनल ट्रस्ट है, तो हाँ, उसमें जैसे लिमिटेड लोग होंगे? लिमिटेड लोग कहने का सेंस ये हुआ कि ट्रस्ट के मेंबर्स कुछ लिमिटेड लोग हैं, बाकी तो आप देख ही रहे, स्टाफ तो बहुत सारे हैं, आते हैं जाते हैं, नए आते हैं, पुराने बहुत सारे हैं, लेकिन स्टाफ एंड द ट्रस्ट मेंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है ना, उस ट्रस्ट को मैनेज करने वाले लोग अलग होंगे। ठीक है ना, तो इसको मैम जैसे कंपनीज एनजीओ में क्यों हो। नहीं बोल सकते हैं? हाँ, ये एनजीओ नहीं है, क्योंकि ये क्या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म, पता नहीं मैम, हमारे कॉलेज को क्या प्रॉफिट नहीं पता होता? नहीं। जैसे प्रॉफिट तो होता है, पर क्या ये सोशल कॉज के लिए जैसे कहा जाता है सोशल तो कॉज के लिए होना ही एनजीओ का काम नहीं है। एनजीओ का मेन काम है कि आपसे फी लेती है ना, एनजीओ जी। आपको बोलेगी ठीक है जितना मर्जी उतना दो, पढ़ो, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो समझ में आया? इसमें ये कह सकते हैं सोशल कि कॉज एक तो रूल है ही, हुआ हर कि एक स्कूल कॉलेज सोशल कॉज के लिए है, लेकिन वो अपने बिजनेस के लिए भी तो है ना। हाँ ठीक। समझ समझ में आया? यस शिवम, तुमने भी हैंड रेज कर रखा है, बताओ। मैम वो अटेंडेंस के रिगार्डिंग बोलना था, मैंने बोलो। मैसेज भी किया बट आपने मार्क नहीं किया, अटेंडेंस एब्सेंट कर दिया था। किस दिन का? जनवरी का। किस दिन का? जनवरी में पूरा तो एब्सेंट नहीं हो गए शिवम तुम। नहीं, लास्ट एक ही दिन का एब्सेंट है, लास्ट में, लास्ट का क्लास का। मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था। नहीं, अब वो लास्ट एक मिनट शिवम, मुझे देखने दो किस दिन का है ये, मुझे बता, मैं देख लेती हूँ। 31 को तो आपका क्लास नहीं हुआ होगा, यानी कि हमारा उससे लास्ट क्लास पहले। 29 को हुआ है। यस मैम। अच्छा ठीक है, एक मिनट। मैंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किया, आपने ओके भी किया बट मार्क नहीं किया। मैंने ओके इसलिए बोला होगा क्योंकि मैं उस समय छुट्टी पे थी, मैं यहाँ आऊंगी खोलूंगी तभी तो पता चलेगा। तुम थे क्लास में उस दिन और तुम्हारा कैमरा ऑन था, ये यस दोनों मैम, चीज, दोनों शर्तें मैं वो चेक कर लूंगी। ठीक है ना? ऑन था, अब देख लीजिए। क्योंकि उसके बिना तो, हे भगवान, ये क्यों खुल जाता है बार बार ये? बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज कर रखा है, एक सेकेंड। कुछ तो प्रॉब्लम है, रुको। म्यूट कर लो शिवम। अच्छा शिवम, तुम हो बैच 2 में, ठीक है, बैच 2 का जब खोलेंगे तो मैं देख लूंगी, अभी बैच 1 का खोलेंगे। हम्म, 1, एक मिनट, बहुत सारे बच्चों का है हैंड रेस, पहले मैं उनसे पूछ लूं क्या है।
बोलो अमित, क्या है? बोलो। मैम जैसे कोई हॉस्पिटल, कॉलेज या कंपनी अपने नाम से ट्रस्ट चलाते हैं, तो उस ट्रस्ट चलाने के पीछे उसका मेन मोटिव क्या होता है? मोटिव होता है कि जब हमारे पास बहुत असेट्स है, तभी देखो जैसे अब मेरे पास बहुत असेट्स है और मेरी असेट्स को अगर गवर्नमेंट ले लेती है तो वो एज ए ट्रस्ट उसको रन कर सकती है, ठीक है ना। मोटिव होता है सेवा करना ही। मैम ऐसा भी तो होता है कि जैसे कोई स्कूल, कॉलेज ट्रस्ट अपने नाम से चलाती है तो उसको टैक्स जो रहती है उसको बहुत कम देना बिल्कुल पड़ता है। रिबेट मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ये एनजीओ को भी मिलता है टैक्स रिबेट। ऐसा भी तो होता होगा, बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कंपनी ये सब मतलब एक ट्रस्ट नाम से चलाया और मतलब ऐसे दिखाने के लिए केवल। ओके, आप बताइए पवन। मैम मेरा भी एक अटेंडेंस नहीं बना है जनवरी में। और कुछ? बैच नहीं, 1 देख या बैच लीजिएगा 2? मैम। बैच 1 या बैच 2? बैच 2। ठीक बैच है, 2। ठीक है। और दुर्गेश आपका? ये भी बैच 2 है। अभी रुक जाओ, बैच 1 का अटेंडेंस लेने दो मुझे। यस मैम ओके। मैम ऑथोरिटी और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी बात करें तो इट्स अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और अथॉरिटी मतलब होता है कि अगर मैं आपको कोई काम दूंगी दुर्गेश करने के लिए, अथॉरिटी तुम यही समझ लो कि अगर मैं तुम्हें किसी भी कोई भी कंट्री या कोई भी राजा जब अपने सैनिकों को भेजता है अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, तो वो उसको अस्त्र शस्त्र देकर भेजता है ना। जी। अगर ना दे तो भेज तो जाएगा, लेकिन काम हो पाएगा? वो लड़ाई जीत के आ पाएगा वापस? नहीं मैम। नहीं आ पाएगा। समझ में आया? अथॉरिटी मतलब आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको जो डिसीजंस लेने हैं, आपके जो रिसोर्सेज यूज करने हैं, आपको जो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ये सब मैं आपको अथॉरिटी देती हूँ कि आप कर सकते हैं। समझ में आया? तभी तो वो काम खत्म होगा, यही अथॉरिटी है, राइट? जी। ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस है जिसमें हम काम को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे कामों में और उसको फिर ग्रुप कर देते हैं। जो व्यक्ति उस काम को अच्छे से कर सकता है उसको वो काम दे देते हैं। इस तरह से क्या होता है, तो आप काम को डिवाइड करके ऑर्गेनाइज करते हो कि कौन कौन सा काम करेगा। मैम फिर प्लानिंग भी तो उसी टाइप का लग रहा है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन सेम टाइप का लग ठीक रहा है, है। ये क्वेश्चन आप रखिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका ये डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है? क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है, अटेंडेंस नहीं लेंगे तो फिर आपको भी लेट होगा और मेरा भी नेक्स्ट क्लास लेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दुर्गेश, इसी पॉइंट से शुरू करेंगे, बस तुम याद रखना अपना ये पॉइंट, भूल मत जाना, ठीक है? मुझे याद रहेगा, नाम भले तुम्हारा भूल जाऊं पर काम याद रहेगा, ठीक है? चलो 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, एक मिनट, यस, अब अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग खुद को। मैम मेरे 2 क्लास का अटेंडेंस नहीं बना है। अभी भी तुम्हारा कैमरा ऑफ है, आज भी नहीं बनेगा। कितना पटाइएगा मैम? मैम कैमरा ऑफ नहीं है मैम, लाइट कटा। हाँ ठीक है, सबके पास ऐसे बहाने हैं। 1, इतना धूप अरे है, मैम तुम्हारा कैमरा लाइट ऑन कटा है। हुआ है, रहने दो। 1, मैम हाँ बोल रही हूँ मैं, 1, अभी सब चुप रहेंगे, एक एक करके अपना अटेंडेंस बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, प्रेजेंट मैम। 5, प्रेजेंट मैम 5। 6, Yes, ma'am. Roll 6. 7, 8, यस मैम, रोल 8। 9, Present, ma'am. 10, यस मैम। 11, Present, ma'am. 12, यस मैम। 13, 14, Present, ma'am. 14. 15, 16, यस मैम। 17, यस मैम। 18, 19, 20, Yes, ma'am. 21, Present, ma'am. 22, Yes, ma'am. 23, 24, 25, Yes, ma'am. 26, Ma'am, 25. ठीक है, यस हो मैम। गया। 26। 27, मैम 24 भी मैं प्रेजेंट हूँ। ठीक है। 27, 28, 29, 28 है क्या? नहीं। 30, यस मैम 30। ठीक है। कोई आवाज दे रहा है, तुम लोग को कुछ सुनाई दे रहा है क्या?
आवाज कट हो रहा है मैम। वो कौन कौन बोल रहा देखो तो कम से कम उस केस में। मैम 28 रोल नंबर। 28 ओके चलो हो गया, ठीक है, उसको बोल दो हो गया। 31, 32, यस मैम 31। यस मैम 33 दोनों 32 मैम प्रेजेंट मैम 33 34 मैम 31 हो गया। हो गया। 34 Yes, ma'am. 35 36 यस मैम 36 37 यस मैम 38 38 प्रेजेंट मैम। 39 40 41 42 यस मैम 43 म्यूट कर लो। 43 44 45 यस मैम 45 46 46 मैम 47 48 हो गया। अच्छा 47 ठीक है। 48 49 49 प्रेजेंट मैम। कहाँ हो तुम? हैंड रेज करो अपना। मिल गई तसल्ली? मैम उत्कर्ष? मैम पिछली क्लास में मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था, वो कोई और बोला, बट आपने अंडरस्टैंड कर लिया मेरे को। बार बार आपका ही रोल नंबर छूट रहा था ना। नो मैम, उस दिन वो नेटवर्क इशू था तो मैंने बोला। सुन आपने ली, समझ में आ गया। एक बार आपने बोला, मैंने सुन लिया, बन भी गया था। और अगर नहीं बना तो थोड़ा वेट कर लो, एट द एंड बता देना कि मैम एक बार चेक कर लीजिए मेरा। ये ज्यादा आसान होगा। अगर बीच बीच में रुकोगे तो कैसे काम करूंगी मैं आगे का। ठीक है कोई बात नहीं। 49 मैम 49 50 51 Present, ma'am. 51. 52 प्रेजेंट मैम 52 53 54 यस मैम 54 55 यस मैम 55 56 यस मैम 56 57 58 प्रेजेंट मैम 58 59 यस मैम 59 60 61 यस मैम 61 62 यस मैम 63 यस मैम 63 64 यस मैम 64 65 प्रेजेंट मैम 66 यस मैम 66 67 प्रेजेंट मैम 68 69 प्रेजेंट मैम 69 70 प्रेजेंट मैम 71 71 यस मैम 71 72 73 74 75 76 77 यस मैम 77 ओके ठीक है चलो। 75 है, 76 है, 77 है, ठीक है। 78 79 यस मैम 79 80 दैट्स इट। ठीक है, बैच 1 के बच्चे लीव कर मैम सकते 41 हैं। का डिस्कनेक्ट हो गया था एंड में। मैं देख लूंगी। दीपक 41 ठीक है, बना दिया। ठीक है, बैच 2 स्टूडेंट्स अब आपका अटेंडेंस थैंक यू होगा। मैम। या वेलकम। हाँ अमन पूछो, तुम बहुत देर से हैंड रेस है तुम्हारा, कुछ पूछना है क्या? One, two, यस मैम यस मैम 1 2 मैम done. 3, प्रेजेंट मैम 3 4 यस मैम। हाँ 1 मिनट 4 में तुम्हारा पिछले महीने का भी अटेंडेंस देख लेती हूँ क्या तुम बोल। शुभम सैटरडे का एब्सेंट है तुम्हारा। मैम मैं प्रेजेंट था, मैंने सारा क्लास आपका किया है। मैं चेक कर लूंगी शिवम। ओके मैम, ठीक है थैंक यू मैम। 5 Present, ma'am. 6 प्रेजेंट मैम 7 7 8 मैम 8 9 10 11
Yes, ma'am. 11. 12, Yes, ma'am. 12. ठीक है, 13, 14, Present, ma'am. 14. 15, Yes, ma'am. 16, 16, ठीक है, नीचे हाथ कर लो, देख लिया। 17, 18, Yes, ma'am. 19, 20, 21, 22, 23, Present, ma'am. 24, Present, ma'am. 25, Present, ma'am. 26, 27, 28, Present, ma'am. 28. 29, Present, ma'am. 29. 30, 31, Present, ma'am. 32, Present, ma'am. 33, 34, Present, ma'am. 34. 35, Present, ma'am. 35. 36, Present, ma'am. 36. 37, 38, Present, ma'am. 39, Yes, ma'am. 39. 40, Yes, ma'am. 41, 42, Yes, 40 ma'am. 42. 43, Yes, ma'am. 44, Present, ma'am. 45, 45. Present, ma'am. 46, 47, 48, 49, Yes, ma'am. 49. 50, Yes, ma'am. 50. 51, Ma'am. 51. 52, Yes, ma'am. 53, Yes, ma'am. 54, 100. 55, Yes, ma'am. 55. 56, Present, ma'am. 57, Present, ma'am. 58, Yes, ma'am. 59, Yes, ma'am. 60, 61, Present, ma'am. 61. 62, 63, 64, okay, 64, 65, 66, 67, Yes, ma'am. 68, 69, 70, Yes, ma'am. 71, 72, Ma'am. Yes, ma'am. 72. 71 भी है क्या क्लास में? Yes, ma'am. Oh, 73, Present, ma'am. 74, 75, 76, Present, ma'am. 76. 77, Present, ma'am. 77. 78, मैम 78 का बना दीजिएगा, उसका म्यूट नहीं हो रहा है। 77, ma'am. 77 हो गया, 79, Thank you, ma'am. 80, 78 भी हो गया, हाथ नीचे कर लो। 78, 80, 81, Yes, Eight- ma'am. 81. 82, Yes, ma'am. 83, Yes, ma'am. 84, 85, 86, 87, attendance हो गया, 87, Yes, ma'am. 88, 88 present, ma'am. 89, 90, 90 present, ma'am. 91, 92, Yes, ma'am. 92. 93, 94, Present, ma'am. 90. 95, Yes, ma'am. 95. 96, 97, 97, 98. Yes, ma'am. 97 98. absent. 98, 99, Present, ma'am. 99. 100, Yes, ma'am. 100. 101, 102, Present, Hun- ma'am. 103, 104, Yes, ma'am. 105, Yes, ma'am. 106, 101, ma'am. ठीक है, 106, Yes, ma'am. 107, Present, ma'am. 108, 109, 109, Yes, ma'am. 110, Yes, ma'am. 111, Ma'am, 12, 109. क्या 111 है क्या? 9, ma'am. 109, सौरभ, रोज का प्रॉब्लम है, हो चुका। 112, 113, 114, 115, Yes, ma'am. 116, Present, ma'am. Ma'am, 117, 12. done.
117, Present, ma'am. 118, 119, Present, ma'am. 120, Yes, ma'am. 121, 22, 22, 23, Present ma'am 122. ठीक है, 123, Ma'am present 122. वो तो हो गया, 123 है क्या? 24, 124, 125, 126, 127, 128, Yes, ma'am. 128, ma'am. 129, 130, Yes, ma'am. 130. 131, 132, 133, Present, ma'am. 134, 135, 136, 136 present, ma'am. 137, मैम 136 का मेरा 2 दिन अटेंडेंस नहीं बना हुआ था मैम. ठीक है, 137, मैम 137, 138, 139, मैम 139. 140, 141, Yes, ma'am. 141. 142, मैम उसका unmute 142, नहीं हो रहा है. ठीक है, अनम्यूट भी नहीं हो रहा और कैमरा भी ऑफ है, देख लिया मैंने. 143, 144, Yes, ma'am. 144. 145, 146, Present, ma'am. 147, okay, Present, ma'am. 146. ठीक है, 147, 148, yes, ma'am. 148. 149, Yes, ma'am. 150, 149. 150, 151, 152, 152, right, 153, Present, ma'am. 154, 155, 156, Yes, ma'am. 157, 156. 157, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. 158, Ma'am, 158 156. हो गया, 158, 159, 60, 160, 161, Present, ma'am. 162, 161. 162 है क्या? 163, 164, 165, that's it ना? ठीक है, ये हो Ma'am, चुका है. 161 हो गया. Ma'am, Ma'am, 112. मैम 68. Ma'am, 112. मैम 166 एक क्लास आपका अटेंडेंस नहीं बना है मैम. हो गया, मैम 168 तक रोल नंबर है. मैम आगे भी 112 है. मैम. आगे भी है, यही मैं पूछ रही थी कि और है क्या. ठीक है, एक मिनट, 168 तक है. Yes, ma'am. बताओ, 166, 165, 166, 167, Yes, ma'am. 168, कौन कौन पूरा है? वर्क इन डेवलपमेंट. 168 मैम. 168. मैम 200 166 हो जाएगा. 167 प्रेजेंट है, 166 मैम. 168 प्रेजेंट है, Yes, ma'am. मैम 166 है ना? मैम 168 मोटरसाइकिल पे है और बोलोगे मैम आपने एक दिन का अटेंडेंस नहीं नहीं मैम मैम मोटरसाइकिल पे नहीं है. 166 मैम. 166, Yes, ma'am. 168 मैम. ठीक है, 166, Yes, ma'am. ओके, 165, हेलो 165 मैं समझ रही हूँ, 9 और 142, वेट अ बिट, ठीक है, 165, ठीक है, 164, ठीक है, देख लिया, बना दिया, नीचे कर लो हाथ. अभी 104, या मेरा भी एक दिन का अटेंडेंस. वो एक अटेंडेंस नहीं बना है मेरा, जबकि कोई हम बात नहीं. urgent है मेरा सब. आज का देख ठीक लीजिए है. ना मैम. 112. मैम मेरा चेक कर 112 आपका बन गया है और अब मैं आपको एब्सेंट मार्क कर दूंगी, ठीक है ना? मैम मेरा 104, 9 है. 104 क्यों हाथ उठा रखा है? बोलो मैम बोलो. मैम 72 रोल में मैम बैच 1 मैम वाईफाई में ऑन ऑफ हो गया था मैम. 72 बैच 1, ठीक है, मैं बना Yes, दूंगी. ma'am. और कुछ? No, ठीक है, ma'am, thank you. बाकी सबका बन चुका है. 130, 161, मैम वो अटेंडेंस बन जाएगा ना जो नहीं बनाया है. नहीं वो अब लॉक हो चुका है तो मैं उसको कुछ चेंज नहीं कर पाऊंगी, और ऐसे भी आपका वीडियो ऑफ रहेगा तो मैं उसको बनाऊंगी नहीं. वीडियो नहीं होता मैम, आपके पास तो देखने के लिए है, जूम पे आप देख सकते हाँ हैं. बिल्कुल है मेरे पास, ये तो मैं भी बोल रही हूँ. वही 130, तो मैम. ठीक है, मैम तो हम लोग का भी है मैम ऐसे में, क्योंकि 8 दिन का प्रेजेंट है. ठीक है, थैंक यू. 9 and 142, ठीक है. एक 72 है ना बैच 1 का. नहीं, मैं समझ में आ गया है मुझे. एंड मैम 136 प्लीज मैम. अननेसेसरी कोई एब्सेंट नहीं होता हमारे क्लास में. देख क्या? लीजिएगा मैम. मैम 136 भी चेक कर लीजिएगा मैम, अगर आपको दिखेगा तभी कर लीजिएगा. भी चेक कर लीजिएगा. वो सब ब्लॉक हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी. ठीक है,
मैम 85 बैच 2। बैच 2 85। अभी की क्लास की बात कर रहे हो क्या?